नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई महाकुंभ इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से जुड़ी भव्य प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। सम्मेलन में शामिल इनोवेटर्स के साथ प्रधानमंत्री ने किया संवाद। 600 से अधिक भारतीय स्टार्टअप्स और 13 देशों के पवेलियन एक्सपो का हिस्सा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई इंपैक्ट समिट को बताया अहम। कहा, समिट से होगी देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था और मजबूत। एआई इंपैक्ट समिट 2026 भारत को वैश्विक एआई मानचित्र पर करेगा स्थापित, बोले इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। एआई समिट भारत के लिए बड़ा मौका, रोजगार के अवसर बढ़ाने में करेगा मदद। योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस और सपा पर कड़ा प्रहार। कहा, भाजपा से पहले अपराध का गढ़ था उत्तर प्रदेश। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भी समाजवादी पार्टी को जमकर लगाई लताड़। कहा, डबल इंजन सरकार ने उपद्रव से उत्सव प्रदेश बनाया उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही पर एक्शन में चुनाव आयोग। 5 जिलों के 7 एईआरओ को किया निलंबित। सीईओ पश्चिम बंगाल ने कहा, केवल प्रक्रिया नहीं, सरकारी पदों से हुए निलंबित। राज्य प्रशासन की भूमिका को लेकर भाजपा हमलावर। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। तकनीकी नवयुग की ओर बढ़ते भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक नया अध्याय रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से जुड़ी भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन कर वैश्विक मंच पर भारत की डिजिटल शक्ति का परिचय दिया। भारत मंडपम में सजा यह विराट आयोजन नवाचार, युवा प्रतिभा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अद्भुत संगम बनकर उभरा है। एआई तकनीक के जरिए भविष्य की नई संभावनाओं और वैश्विक साझेदारियों को यह मंच भारत के बढ़ते नेतृत्व का सशक्त संकेत दे रहा है। आइए देखते हैं एआई के इस महाकुंभ से जुड़ी हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भारत की मेजबानी में हो रहे एआई महाकुंभ इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से जुड़ी भव्य प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यह है नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में लगा इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026। एआई विकास में वैश्विक सहयोग की भावना और भारतीय एआई क्षमता को प्रदर्शित करने वाला विराट मंच। 300 से अधिक क्यूरेटेड प्रदर्शनी पवेलियन और लाइव प्रदर्शन एक्सपो में शामिल हैं। एक्सपो में 600 से अधिक उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप सुरक्षित और एआई से लैस भविष्य को संवारने की भारतीय युवा शक्ति की क्षमता को दिखा रहे हैं। इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री ने एआई डोमेन में हो रहे नवाचारों को देखा। इनोवेटर्स और कंपनी प्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हुए पीएम ने उनके अनुभव सुने। 13 देशों के पवेलियन एक्सपो का हिस्सा हैं और एआई तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित कर रहे हैं। इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 में बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शरीक हो रहे हैं। 20 फरवरी तक चलने वाले इस विशाल एक्सपो में 2.5 लाख से अधिक विजिटर्स के पहुंचने की उम्मीद है। वैश्विक एआई तंत्र के भीतर नई साझेदारियों को बढ़ावा देने और व्यवसायिक अवसर पैदा करने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के पहले दिन दुनिया भर के नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शोधकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थीम के साथ सम्मेलन का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए समावेशी और साझा वैश्विक प्रगति को आगे बढ़ाने पर है। यह शिखर सम्मेलन मानव केंद्रित विकास, जिम्मेदार तकनीक और वैश्विक सहयोग के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थीम पर आधारित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के पहले दिन दिल्ली के भारत मंडपम में जब दुनिया भर के नेता, उद्योगपति, इनोवेटर, नीति निर्माता, शोधकर्ता और प्रौद्योगिकी से जुड़े लोग जुटे तो उनका एजेंडा था एआई के मोर्चे पर विश्व स्तर पर समावेशी और साझा प्रगति को बढ़ावा देना। तेजी से बदलती दुनिया के बीच भारत एआई की दिशा में बेहतर काम कर रहा है और इस सम्मेलन में दुनिया भर के लोग एआई से जुड़े हर पहलू पर बात कर रहे हैं और फोकस इस बात पर है कि कैसे एआई के इस्तेमाल से टेक्नोलॉजी को बेहतर किया जा सकता है। सम्मेलन के पहले दिन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने स्ट्रेंथनिंग इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी थ्रू इनोवेशन, ट्रस्ट एंड टैलेंट सत्र में हिस्सा लिया और कहा कि ओटीटी कंटेंट बनाते समय सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म्स को लोकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कंटेंट में बदलाव करना चाहिए और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को उस खास देश के लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करना चाहिए। OTT platforms to kind of forget the cultural context. Cultural context is very important. What is normal in one society may not be normal in another society. Absolutely. And that's where I think global platforms must make sure that the cultural context of the countries in which they are operating is fully, they should be aware of that cultural context, should modulate according to that cultural context, and work by the constitution and the legal framework of that country rather than the framework of the parent country. वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने फ्रॉम एआई यूजर टू क्रिएटर के प्रमुख सत्र में हिस्सा लिया और सभी इनोवेटर्स और उद्यमियों से आह्वान किया कि वो एआई को स्वीकार कर इसके माध्यम से नए समाधान विकसित करें जो भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा सकें। वहीं नेशनल एआई स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ, विजन, पॉलिसी एंड इम्पैक्ट सत्र में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने एआई के हेल्थ केयर सेक्टर में इस्तेमाल पर विस्तार से अपनी बात रखी। एआई का सही उपयोग तभी हो पाएगा जब हम अपने सॉल्यूशंस को ज़्यादा अफोर्डेबल, ज़्यादा इंक्लूसिव और इफ़ेक्टिव हेल्थ डिलीवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसी पर आज चर्चा हुई कि इसको कैसे कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत इनोवेटर्स हैं, बहुत स्टार्टअप्स हैं, नए नए सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, तो इसको किस तरह हम अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे लाए, उस पर चर्चा। शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रही तमाम भारतीय कंपनियां भी भारत की एआई संभावनाओं को लेकर काफी उत्साहित हैं। ये कंपनियां भारत में बढ़ते एआई प्रभाव को लेकर उत्साह में हैं, तो साथ ही देश में इस तरह के एआई इम्पैक्ट समिट की बेहद जरूरत पर जोर दे रही हैं। ऐसे समिट जो दुनिया के डिफरेंट लीडर्स, वेदर दे बी इन बिजनेस, वेदर दे बी इन गवर्नमेंट, को एक साथ लाती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं जो क्रॉस बॉर्डर तौर से इम्पोर्टेंट हैं और वो सारे रिजॉल्व होते हैं बस ऐसे समिट्स पे। हमारा जितना भी एकेडमिया है वो रिसर्च में लगे हुए हैं। हमारा जो इंडस्ट्री है, जैसे कि छोटा स्टार्टअप है, वो भी एआई का एप्लीकेशंस बना रहे हैं, एआई का नया मॉडल्स बना रहे हैं। तो भारत का भूमिका भी बहुत बड़ी है क्योंकि आईटी में ऑलरेडी हम लोग एक सुपर पावर है। दरअसल सम्मेलन के जरिए भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के केंद्र में जनहित, सुलभता और वैश्विक सहयोग को रखता है। साथ ही भारत विकसित देशों की तकनीकी शक्तियों को विकासशील देशों की व्यापकता और क्षमता से जोड़ना चाहता है, जिससे विश्व स्तर पर समावेशी और साझा प्रगति को बढ़ावा मिले। ये शिखर सम्मेलन मानव केंद्रित प्रगति और समावेशी विकास के लिए एआई का उपयोग करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्यम सहित विभिन्न सेक्टरों में एआई की परिवर्तनकारी भूमिका है और आने वाले दिनों में
शिखर सम्मेलन में होने वाली चर्चाएं एआई के नवाचार, सहयोग और जिम्मेदार उपयोग पर वैश्विक विमर्श को समृद्ध करेंगी। इसके जरिए एक प्रगतिशील, नवोन्मेषी और अवसर उन्मुख भविष्य का निर्माण होगा। शैलेंद्र, तपस और दीपक रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के एक सत्र के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की क्रिएटर इकोनॉमी की प्रगति की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत की तेजी से उभरती क्रिएटर इकोनॉमी देश की मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल मानव संसाधन के दम पर नई ऊंचाइयों को छू रही है। कार्यक्रम के दौरान अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्देश्य एआई के मानव समाज पर वास्तविक प्रभाव को समझना और उसके सकारात्मक सही उपयोग के लिए ठोस दिशा तय करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सम्मेलन में हुई विचार विमर्श से ठोस और सार्थक निष्कर्ष सामने आएंगे जो देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती रचनात्मक अर्थव्यवस्था देश के मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे और कुशल आबादी द्वारा संचालित हो रही है। We as a country believe in the creators, the value that the creators have brought in either through their content or through their different ways of expressing themselves, different ways of telling the story. In fact, that is one of the reasons our country hosts a large number of global capability centers. If the creators get a chance to deploy their skills, protect their copyrights, protect the fruits of their creative energy, then the growth between today and tomorrow will be very high. एआई इम्पैक्ट समिट से लगातार हम आपको उन स्टार्टअप और इनोवेशन से रूबरू करवा रहे हैं। दिल्ली के भाई परमानंद विद्या मंदिर के 9वीं क्लास में पढ़ने वाले 2 बच्चों अवध और आध्या ने एक ऐसा एआई फीचर तैयार किया है जिसके जरिए अब बेजुबानों को भी जुबान मिल सकती है। एआई यानी वो तकनीक जो आपकी जिंदगी को बना रही है आसान। इस तकनीक के दम पर दुनिया में नई नई चीजें, नए इनोवेशन हर दिन सामने आ रहे हैं। एआई इम्पैक्ट समिट में भी भारत की ऐसी ही तस्वीर दिख रही है। दिल्ली के भाई परमानंद विद्या मंदिर के 9वीं क्लास में पढ़ने वाले 2 छात्र अवध और आध्या ने एक ऐसा एआई फीचर तैयार किया है जिसके जरिए अब बेजुबानों को भी जुबान मिल सकती है। 9वीं क्लास के बच्चे हैं और भाई परमानंद विद्या मंदिर के स्कूल के बच्चे हैं। इन्होंने एआई का इस्तेमाल करके बेजुबानों को जुबान देने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर डॉग्स को लेकर इन्होंने एक एआई एप्लीकेशन तैयार किया है जिसमें अगर कोई डॉग किस तरीके से बात करता है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसके इमोशन को वो रीड करता है और बताता है कि आपका डॉग आपसे क्या कह रहा है, क्या उसकी तबीयत ठीक है या उसे किसी खाने की ज़रूरत है या उसे किस तरह की कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में जानकारी आपको उस एप्लीकेशन के जरिए तुरंत मिल जाएगी। अवध और आराध्या के मुताबिक उन्होंने एआई फीचर का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा एप्लीकेशन तैयार किया है जिसके जरिए डॉग से जुड़ी हर हरकत को समझा जा सकता है। इस एप्लीकेशन को हैप्पी टेल का नाम दिया गया है, यानी आपका डॉग आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या उसे किसी चीज की जरूरत है या उसे कोई हेल्थ से जुड़ी परेशानी है, तो ये तमाम चीजें आपको इस एप्लीकेशन के जरिए तुरंत पता चल जाएगी। हमारे एआई के ज़रिए, हमारे ऐप के ज़रिए वो हमारा ऐप बताता है कि डॉग अपने बाग से क्या कहना चाह रहा था। सबसे प्रोबेबल थिंग कि डॉग क्या कन्वे करना चाह रहा होगा, हमें वो पता लग जाता है उसके बिहेवियर से, उसके फेस से, उसके इमोशन से। इस एप्लीकेशन से आपको अपने डॉग से जुड़ा वीडियो या फिर लाइव कैमरे के जरिए उसे मॉनिटर करना आसान होगा और फिर एप्लीकेशन आपको उसके इमोशन को डिटेक्ट कर तुरंत ही ट्रांसलेट कर उसकी जानकारी आपको देगा। अगर आपके डॉग को हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या होती है तो एप्लीकेशन तुरंत जानवरों से जुड़े अस्पतालों से या फिर डॉक्टर से आपको कनेक्ट कर देगा, जिससे आपको जरूरत पड़ने पर मदद मिल जाएगी। मैं भी एक डॉग लवर हूँ
तो इसलिए फिर हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि क्योंकि इसके घर में भी डॉग था, इसके साथ पर्सनल लॉस हुआ था और मैंने भी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पढ़ी है, तो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम ये ऐप बनाएंगे। भगवान ना करे अगर आपके कुत्ते के साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारा ऐप आपको 1 टैप कॉल के साथ एक नियरेस्ट वेट से कनेक्ट करता है। ये एप्लीकेशन ये भी बताती है कि जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ पर आप डॉग लेकर जा सकते हैं या नहीं, यानी आपके डॉग से जुड़ी हर चीज ये एप्लीकेशन आपको चंद सेकंड में बता देगी। इसे बनाने वाले छात्रों का कहना है कि एआई के इस्तेमाल के साथ आने वाले समय में ये डॉग के अलावा बाकी जानवरों के लिए भी इसे तैयार करेंगे। दीपक रावत, डीडी न्यूज, दिल्ली। मेटा ने एक ऐसा एआई चश्मा विकसित किया है जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो रहा है। एआई इंपैक्ट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके स्टॉल पर पहुंचे। उन्होंने चश्मे की कार्यप्रणाली को जाना और इसे दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए ये चश्मा कितना बेहतरीन हो सकता है, आप खुद प्रणव से सुनिए। प्रणव, इसका क्या क्या काम है, इस चश्मे का कैसे काम करता है ये, और कैसे जो लोग देख नहीं सकते उनको हेल्प करता है? तो इस चश्मे में एक कैमरा होता है और क्या है ना कि ये इस चश्मे में एआई से भी कनेक्टेड होता है, तो ये आपके फोन से कनेक्ट करता है और ये एआई का इस्तेमाल करता है। तो मैं कोई भी इन चश्मे से पूछ सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मेरे सामने क्या है, मेरे सामने कौन है। जैसे मैं अभी अगर आपको पूछूं, अगर हे मेटा लुक एंड टेल मी हु इज इन फ्रंट ऑफ मी, तो इसने बोला कि कुछ लोग मेरे सामने खड़े हैं और एक कन्वेंशन स्पेस या एग्जीबिशन हॉल है, तो इसने ये डिस्क्राइब किया। तो मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने कपड़ों का रंग जानने के लिए, कलर कपड़ों को मैच करने के लिए, डिब्बे में अगर कुछ है खाने की चीज़ें, अगर मैं कुछ कुकिंग कर रहा हूँ, किचन में कुछ बना रहा हूँ, तो क्या क्या चीज़ें हैं, मसाले हैं, वो जानने के लिए, कुछ लिखा है दरवाजे पे वो भी जानने के लिए, जो भी मेरे सामने, अगर सार में बोलूँ तो जो भी मेरे सामने कुछ चीज़ें हों उनके बारे में पूछताछ करने के लिए, जो मैं ना देख सकूँ, ये मेरी आंखें बन जाती है। तो आप ये देखें कि इस तरीके से इसको डेवलप किया गया है कि इसमें एक तरफ कैमरा है और ये फ़ोन से कनेक्ट रहता है और वॉइस के माध्यम से इसको कमांड जाती है और उसके बाद इस कैमरे के द्वारा और इसके साथ इसके जो मोबाइल से जो कनेक्ट रहता है, वो जो जवाब है वो आता है कि आपके सामने कौन है, किस तरह के कपड़े हैं, किस तरह का रूम है, ये तमाम जो जानकारी है वो मिलती है। तो एआई का बेहतरीन जो इस्तेमाल है वो किया गया है और ख़ास तौर से जो लोग देख नहीं सकते वो बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उनके सामने कौन है वो जान सकते हैं। तो ये एआई का एक तरीके से कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए एक वरदान है जो खास तौर से देख नहीं सकते। और प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुँचे थे और जाना भी था कि किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से इसकी जो सहायता है वो उन लोगों तक पहुंचाई जा सकती है जो देख नहीं सकते। हालांकि इसका जो प्रयोग है वो आम लोग भी कर सकते हैं, आम लोग भी तमाम अपने सवालों के जवाब इस एआई तकनीक के माध्यम से पा सकते हैं। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। एआई इंपैक्ट समिट में महिलाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया, एआई बाय हर। सत्र में चर्चा की गई कि महिलाएं किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म की मिशन निदेशक अन्ना रॉय ने कहा कि चाहे स्टार्टअप्स हों या ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं, सभी में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। आने वाले वर्षों में महिलाएं एआई के क्षेत्र में और ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है और इस बीच अलग अलग सेशन चल रहे हैं। इसमें से एक खास सब्जेक्ट है वो है एआई बाय हर, यानी कि महिलाओं की जहां बात करते हैं वहां पर महिलाएं किस तरीके से एआई को लेकर काम कर रही हैं उसको लेकर इस पर चर्चा होगी। और हमारे साथ एना रॉय हैं जो कि मिशन डायरेक्टर हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की। मैम, ये जो एआई बाय हर की हम बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर महिलाओं की बात कर रहे हैं,
क्योंकि हम एआई की दिशा में काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहे हैं, इसमें महिलाओं का किस तरीके से एआई को लेकर काम चल रहा है, ये आप थोड़ा ये चैलेंज एक सेपरेट चैलेंज के रूप में इसलिए लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्योंकि वो महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहते थे कि वो भी एआई के क्षेत्र में ज़्यादा आगे बढ़ के आएँ। तो वो करने के लिए हम शोकेस करें उन विमेन को जो कि एआई में काम कर रही हैं, अपनी अपनी कंपनियां चला रही हैं या रिसर्च काम कर रही हैं, उनको शोकेस करके उनको और इनकरेज करने के लिए उनको प्राइज़ मनी भी अनाउंस किया गया, मेंटरशिप और वेरियस अदर सपोर्ट सिस्टम्स अनाउंस किया गया ताकि उनकी देखा देखी जो हमारे और लड़कियां हैं और महिलाएं हैं वो भी इनकरेज हो कि इस एरिया में हमको काम करना है। तो लगातार कोशिश ये है इस एआई इम्पैक्ट समिट के ज़रिए कि हर वर्ग को जोड़ा जा सके, हर वर्ग को एआई के साथ कनेक्ट किया जा सके। और ऐसे में एआई बाय हर की अगर हम बात करते हैं, इस सब्जेक्ट को भी इसमें इसीलिए रखा गया है कि महिलाओं को भी इस क्षेत्र में, इस दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ दीपक सिंह रावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारत मंडपम में आज से एआई समिट की शुरुआत हो चुकी है। ये सच है कि जैसे जैसे एआई भारत में बढ़ेगा, देश मजबूती से आगे बढ़ेगा। इसी कड़ी में भारतीय सेना भी अपने परिवर्तन को गति दे रही है। सेना तकनीकी आत्मनिर्भरता और सुरक्षित डिजिटल क्षमता के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुसार डेटा केंद्रित और एआई सक्षम बल के तौर पर अपने बदलाव को रफ्तार देने में लगी है। इंडिया एआई समिट में भारतीय सेना स्वदेशी एआई अनुप्रयोगों का एक समूह प्रस्तुत कर रही है जो शिक्षा, आपदा राहत, साइबर सुरक्षा, परिवहन सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना संरक्षण में मजबूत दोहरा उपयोग प्रदान कर सकते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2026 की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि लगातार हम खबरों में आपको बता रहे हैं, खेती हो, ट्रेन या फिर हो ड्रोन से डिलीवरी, हर तरफ एआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में स्काई एयर मोबिलिटी ने पूरी दुनिया की पहली पूरी तरह से स्वचालित डिलीवरी प्रणाली पेश की है। डीडी न्यूज संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने स्काई एयर मोबिलिटी टीम से खास बातचीत की। हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह पे जहां पे हमें ये ड्रोन सिस्टम देखने को मिला। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है ड्रोन सिस्टम है, उनसे भेजा जा सकता है जल्दी अलग अलग जगह। स्काई एयर क्या ऐसा करता है कि आप अलग है? हम एक ऑटोनमस ड्रोन डिलीवरी कंपनी है जो ड्रोन को यूज करते हैं एक सामान को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। हम 7 मिनट में डिलीवरी करते हैं क्विक कॉमर्स की कंपनीज के लिए, ई कॉमर्स की कंपनीज के लिए। एआई फिजिकल वर्ल्ड में इस तरीके से आ रही है। आज तक आपने एजेंटिक फ्लोज देखे हैं, एआई को बहुत सारे सॉफ्टवेयर में काम करते हुए देखा है, लोगों की जिंदगी आसान बनाते हुए देखी है, बट ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है फिजिकल एआई में, इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से मोबिलिटी में एआई की यूज हो रही है और चीजें आगे बढ़ रही हैं। सर आप बताइए, आपका तो सिस्टम है, अराइव आपके पास आएगा, थोड़ा सा बताइए। हम लोग एट द कोर ऑफ टेक्नोलॉजी है जहाँ पे ड्रोन्स ड्रॉप करें और रोबोट्स पिकअप करें। आप लोग ऑटोमेशन में क्या यूज करते हैं? ऑटोमेशन में सब कुछ होता है, मतलब ऑटोमेटिक ड्रोन डिलीवरी होता है, रोबोट्स ऑटोमेटिक पिकअप करता है। सबसे बड़ी बात है कि अपना जो प्रोडक्ट है बिल्ट इन इंडिया है बेल में, और रिप्रेजेंटेशन तो इंडिया में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है एंड पूरा मिडिल ईस्ट में है। सो इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। आई एम द फाउंडर ऑफ ऑटोनॉमी, और ऑटोनॉमी यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी डिलीवरी रोबोट्स लगा रहा है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारे रोबोट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं एंड जो कोर टेक्नोलॉजी है वो भी इंडिया में डेवलप हो रही है। ये हर जगह के लिए है, पब्लिक प्लेसेस के लिए है जहां पे रोबोट्स आराम से नेविगेट कर सकते हैं। तो ड्रोन्स अराइव पॉड्स में सामान ड्रॉप कर देंगे एंड वहां से पब्लिक एरियाज में रोबोट्स आराम से एंड टू एंड लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने बनाया ड्रोन, ये क्या मेक इन इंडिया? जी बिल्कुल, 100% ये मेक इन इंडिया है। बहुत सालों की मेहनत है, बहुत इंजीनियर्स का इसमें मेहनत गया हुआ है। 3.6 मिलियन लोगों को हमने पिछले 2 साल में डिलीवर किया है और 1000 टन से ज्यादा कार्बन की बचत की है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री का सपना है 2070 तक नेट जीरो होना। स्काई एयर सपना पूरा करने में पूरी भूमिका निभा रहा है।
कैंपस में योगेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। भारत में अब स्वदेशी एआई सिस्टम तैयार है जो भीड़ के बीच से भी अपराधियों को पकड़ सकता है। साथ ही इंडस्ट्री में भी ये स्वदेशी तकनीक सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही है। कैसे मुमकिन हो रहा है ये सब, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीसीटीवी और एआई को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है वही आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ एक तरीके से आप देखें कि सीसीटीवी में मेरी तस्वीर आ रही है और वो पूरा का पूरा जो स्कैन है वो हो जा रहा है, चाहे मेरे हाथ हो या शरीर का कोई भी अंग, उसको स्कैन कर सकते हैं। और ये क्या तकनीक है खुद बताएंगे, हम इनसे पूछेंगे। प्रियंक जी, ये क्या तकनीक है और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? सर, ये एक्चुअली हमारा AI विजन टेक्नोलॉजी है। इसमें हम नॉर्मल फीड जो कैमरा से आता है उसको लेते हैं और उसको अपने प्रोसेसर से विद द हेल्प ऑफ GPU प्रोसेस करते हैं रियल टाइम पे, ताकि उसका जो आउटपुट हो उस पर हम इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकें। तो आपको पॉइंट्स दिखते हैं, इन मॉडल्स को हम प्री ट्रेन मॉडल्स यूज़ करते हैं और फिर इसके ऊपर हम इन्फ्रेंस बनाते हैं। इससे ये होता है कि कोई भी नॉर्मल कैमरा है उस पर हम इंटेलिजेंस लगा सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मेक इन इंडिया है टोटल तरीके से। हार्डवेयर भी हम सोर्सिंग करते हैं। ये एनवीडिया बेस्ड सिस्टम्स GPU हैं, उन पे चलता है और इसका यूज़ केस इसके अलावा हम इंडस्ट्रीज में करते हैं। भारत तेजी से एआई के क्षेत्र में काम कर रहा है और जिस तरीके से लगातार आप देखें कि इनोवेशंस और इसके अलावा इस पर जो निवेश किया जा रहा है, तमाम स्टार्टअप बन रहे हैं। आने वाला समय एआई के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समय भारत के लिए होने जा रहा है। कैमरामैन शुभम के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। तो निश्चित रूप से आने वाला समय एआई के क्षेत्र में भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत तकनीकी युग के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य की दिशा तय कर रही है। भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट इस बदलती दुनिया में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का सशक्त प्रमाण बनकर उभरा है। नई दिल्ली में जुटे विश्व के नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज और युवा नवाचारक ये संदेश दे रहे हैं कि भारत न सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता बल्कि उसका नेतृत्वकर्ता बनने की राह पर भी लगातार अग्रसर है। जिम्मेदार, नैतिक और समावेशी एआई के संकल्प के साथ यह समिट नवाचार, शोध और संभावनाओं का नया क्षितिज खोल रही है। आइए देखते हैं कैसे एआई की यह क्रांति भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिला रही है। भारत अब एआई की रेस में दुनिया के दिग्गज देशों को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सोमवार से 20 फरवरी तक दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सैकड़ों सीईओज और विशेषज्ञ जुटे हैं, जो बताता है कि भारत आज दुनिया में सबसे मजबूत स्थान हासिल कर चुका है। इस समिट से भारत का मकसद साफ है, जिम्मेदार, नैतिक और वैश्विक सहयोग के साथ एआई क्रांति को नई दिशा देना। इस आयोजन में उद्योगपति और युवा प्रतिभाओं का भी जमावड़ा लगा है। वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी सारी जो सेक्टर्स हैं उसमें एआई डिप्लॉय हो जाए और सारी जो नागरिक हैं उनको उससे सुविधा मिल जाए। फिनटेक में अभी जब एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है तो वो बड़े 5-10 पन्ने की होती है और किसी को समझता भी नहीं है कि पॉलिसी में क्या है। तो हमने क्या किया है कि उस पर एक एक्सप्लेनर किया है, तो आप अपनी ही भाषा में उससे बात कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और जो भी आपकी शंका है, प्रश्न है, तो उसे दूर कर सकते हैं। पिछले 20-30 साल से एक बहुत बड़ी आईटी कम्युनिटी बनाए हैं और ये आईटी कम्युनिटी को एआई साइंटिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए और अपस्किल करने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए आज आप देख रहे हो हमारा जितना भी एकेडमिया है वो रिसर्च में लगे हुए हैं। हमारा जो इंडस्ट्री है, जैसे कि छोटा स्टार्टअप है, वो भी एआई का एप्लीकेशंस बना रहे हैं, एआई का नया मॉडल्स बना रहे हैं। तो भारत का भूमिका भी बहुत बड़ी है क्योंकि आईटी में ऑलरेडी हम लोग एक सुपर पावर है। जो अभी हमारे अनाज स्टोर करने का जो सिस्टम है वो डैमेज होने के बाद हमें अलर्ट देता है, पर जो IGSS है वो डैमेज होने से पहले ही आपको बता देता है कि जो गेहूं है वो सड़ने वाला है। तो आप अपना इसका करेक्टिव मेथड्स जो है वो आप इन्फोर्स कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, VCs, गवर्नमेंट, थिंक टैंक्स, एकेडेमिया, सब लोग एक साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो एनी काइंड ऑफ फोरम जो इतने सारे लोगों को डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से एक साथ लाती है इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रोडक्टिव।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये आयोजन 10 हॉलों में 70,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें स्टार्टअप, कॉरपोरेट, अकादमिक संस्थान, अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मंत्रालय, संगठन, 19 से अधिक राज्यों और 10 से अधिक देशों के राज्य और देश के पवेलियन सहित 400 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं और 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों की मौजूदगी की उम्मीद है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट सिर्फ तकनीकी विकास की बात नहीं करता है, बल्कि ये एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, दीपक रावत और तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटो सेक्टर को भविष्य में पूरी तरह बदल देगा। जल्द ही भारत में भी गाड़ियां फुली ऑटोमेटेड मोड पर सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। टाटा ने बेहतरीन सॉफ्टवेयर तैयार किया है। अब भारत स्वदेशी एआई से दुनिया की दिग्गज कंपनियों को मात देने के लिए तैयार है। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई सम्मेलन के दौरान प्रदर्शनी लगाई गई है और यहाँ इस प्रदर्शनी में इस वक्त हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बी राघवन से, जो टीसीएस से जुड़े हुए हैं। क्या एआई सॉल्यूशन आप दे रहे हैं? हमने देखा कि इस पैवेलियन का विजिट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। टाटा ग्रुप पूरा एआई इकोसिस्टम भारत में बनाने में बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं। इधर हम फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी का इधर शोकेस कर रहे हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक ऑटोनोमस व्हीकल का जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए, लेवल 4 एडास बोलते हैं ग्लोबली, वो स्टैंडर्ड में हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपनीज को ये सॉफ्टवेयर बहुत हेल्प कर रहा है अभी, और भारत में भी काफी ऑटोमेकर्स के साथ हम काम कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजी भारत में इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इधर जो आप देख रहे हैं वो कमर्शियल व्हीकल्स का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन है एआई के साथ। टाटा मोटर्स ने उनका 11.5 लाख व्हीकल्स जो ऑन रोड है आज, वो सब एक कमांड सेंटर से एआई के साथ मॉनिटर कर सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनका मेंटेनेंस जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो हर एक फ्लीट ओनर या व्हीकल ओनर को बहुत जल्दी से जल्दी वो ट्रक में कुछ सपोर्ट चाहिए तो कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम गाड़ी रोड में रहता है, वर्कशॉप में नहीं रहता है। ऑटोमोटिव सेक्टर लेंगे तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है एआई का, सेफ्टी बढ़ाने में और एफिशिएंसी बढ़ाने में और ड्राइवर को मदद करने में, जैसे नेविगेट करना है व्हीकल, और व्हीकल्स भी बहुत डिफरेंट आएंगे। देख रहे हैं कि एआई समिट में अलग अलग जो प्रोडक्ट है उनकी प्रदर्शनी भी लगी हुई है। तो किस तरह से एआई अलग अलग सेक्टर में मददगार साबित हो रहा है और जो फ्यूचर की ग्रोथ है वो एआई के जरिए तेज होने वाली है, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। टाटा से हैं बालाजी राघवन जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से ऑटो सेक्टर में एआई की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है और बढ़ने वाली है। कैमरामैन सुनील राणा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब घूमने का तरीका भी बदलने जा रहा है। अब आपको गाइड की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आंखों पर एक चश्मा पहनकर आप जहां मौजूद हैं वहां की सारी जानकारी जुटा सकेंगे। जियो ने अपनी एआई डिवाइस से भारत की कई भाषाओं में अब घूमने के अनुभव को भी शानदार बना दिया है। एआई किस तरह से दुनिया को बदल रहा है जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं भारत मंडपम में, और ये देखिए चश्मा हमारे पास है। इस चश्मे को पहनकर हम जो सामने तस्वीर है, ये अक्षरधाम मंदिर है, इसमें क्या खूबियां हैं, क्या कुछ है, ये चश्मा पहनकर हम जान सकते हैं एआई की मदद से। किस तरह से ये मददगार होगा, नवीन बताएंगे। नवीन बताइए ये क्या आप लोगों ने डिजाइनिंग की? हम देख रहे हैं यहाँ एयरफोन भी रखा है और चश्मा भी लगा है। सो बेसिकली ये एआई हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ये डिफरेंट डिवाइस फॉर्म फैक्टर्स में है। आपने चश्मा देखा, फिर वहाँ पे TWS है, फोन है, स्पीकर्स है। तो विथ वॉइस और विजुअल इंटेलिजेंस एंड कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस हम एआई को डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर विथ पीपल्स एज एन डेली यूज केसेस लेके आ रहे हैं, विच मीन्स टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, टेक्नोलॉजी खुद आपको अडॉप्ट कर लेगा। तो ये अलग अलग लैंग्वेज में भी या फिर कुछ खास भाषाओं में? हमने खास इंडियंस के लिए बनाया है। इसमें इंडिक लैंग्वेजेस है, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल। हमने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को भी कवर किया है। मेजरली हमारे पास जब स्पीकर चाहता है तो वो अपने
खुद के लैंग्वेज में बात कर सकता है, और ऐप भी हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में दे रहे हैं, जैसे ये अभी आप देख सकते हो कि हिंदी में है। तो आप कहीं भी जाएं देश में तो आप यह जानकारी ले पाएंगे उस जगह के बारे में विस्तार से। तो इस तरह से एआई मददगार होगा। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट एआई के जरिए इस प्रदर्शनी में दिखाई दे रहे हैं, जो भविष्य में आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाले हैं या फिर दुनिया बदलने वाले हैं कई मामलों में, कई सेक्टर्स में। कैमरामैन सुनील राणा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय एआई तकनीक को विकसित करके डेटा सुरक्षा को और ज्यादा सुरक्षित बनाने में किस तरह भारतीय कंपनी तेजी से काम कर रही है, ऐसी ही एक कंपनी के अधिकारी से बात की हमारे संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह ने। आप ये देख रहे हैं सोवरेन एआई, इसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि एआई का ऐसा मॉडल जो खुद का हमारा अपना हो, यानी भारत का हो, और भारत इस प्रकार की तकनीक को डेवलप करे जो कि भारतीयों के लिए ट्रस्टेड भी हो, सुरक्षित भी हो। क्या है इसके मायने और क्या इसका मतलब है? हमारे साथ अभिनव जी, सोवरेन एआई मतलब क्या है और ये क्या चीज है और कैसे काम करता है? सर, ये इनका मायना ये है कि हम टेक्नोलॉजी अब खुद भारतीय होके अब टेक्नोलॉजी क्रिएशन भी हम कर रहे हैं। इसमें जीपीयू, सीपीयू और इसमें जो सारे जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में हुआ है, और हम चाहते हैं कि भारत के इसके यूज़ केसेस पुलिस में, आर्म फोर्सेस में रहेंगे, जहाँ पे उनको डेटा सिक्योर चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये पुलिस में हो या आर्म फोर्सेस में हो या तो बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हो, ये वहाँ पे डेटा स्टोरेज और एआई मॉडल्स रन करने के लिए काम आएगा। और ये इसीलिए काम आएगा कि हम किसी बाहर वाले से या किसी बाहर की देश के कंपनी से नाता ना रखें, हम खुद अपना डोमेस्टिक डेवलपमेंट करें। और उस विषय के लिए हमने इसमें उस बात को मायने रखते हुए हमने ये डेवलप किया हुआ है। डेटा को चोरी करने को लेके बहुत बात रहती है, क्या इसके अंदर ऐसा है जिसकी वजह से डेटा सुरक्षित रहेगा? अगर आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकें। सो बेसिकली जीपीयू और कंप्यूट नोड्स हैं यहाँ पे। सो हम डेटा सेफ इस तरह रहता है कि हम कंट्रोल तो बहुत बार होता है गवर्नमेंट में उनके पास कंट्रोल नहीं आता, वो किसी को पैसे देते हैं और वो लोग कहते हैं कि सर ये सही है, सर ये गलत नहीं है। बट ये डीपीटीपी और मेटी के गाइडलाइंस के हित में बना हुआ है। और दूसरा हम ये इसमें ये कंट्रोल सारा गवर्नमेंट के पास है। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि भारत की खुद की एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और ट्रस्टेड एआई और सिक्योर एआई के कॉन्सेप्ट को सॉवरेन एआई मॉडल्स के तरीके से डेवलप करने में तमाम भारत के ही लोग तेजी से आगे काम कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि एआई इम्पैक्ट समिट में भारत और भारतीयों के द्वारा किया जा रहा काम बहुत तेजी से शोकेस हो रहा है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। आईआईटी मंडी ने एक कंपनी के साथ मिलकर ड्रोन को एआई के साथ जोड़ दिया है और अब ये ड्रोन कहीं भी आग लगने से लेकर खेती किसानी में भी बहुत मददगार हो गए हैं। इस तकनीक को पूरा करने वाले आशीष खन्ना से बातचीत की हमारे संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह ने। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्सपो मार्ट में यहाँ पर एक ड्रोन है और इस ड्रोन को मल्टीपर्पज यूज के लिए तैयार किया गया और भारत के आईआईटी मंडी और इंडियन कंपनी के कोलैबोरेशन में इसको तैयार किया गया। कहीं पे अगर आग लगती है तो आग को पता करने, उसको बुझाने और एग्रीकल्चर में तमाम पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होता है। और हमारे साथ में आशीष जी है। आशीष जी, थोड़ा सा बताइए इस ड्रोन के बारे में और कैसे आप लोगों ने ये तैयार किया और क्या फायदे हैं इसके? हमारा एक विंग है जो एआई के सॉल्यूशंस डेवलप करने में काम करता है। हमारा प्लेटफॉर्म का नाम न्यूरा एज है, जो हमने ग्राउंड अप एक एसएलएम क्रिएट करा है। ये जो सोल्यूशन आप देख रहे हैं ये वीडियो एनालिटिक्स सोल्यूशन है, जो कि आपके एग्जिस्टिंग कैमरा के साथ इंटीग्रेट होके रियल टाइम फीड्स पे काम कर सकता है। अलग अलग यूज केसेस हैं, लाइक होटल्स में कोई डेडिकेटेड एरिया है जहाँ पे लोगों का जाना वर्जित है, ये चेक कर सकता है कि उस समय पे वहाँ पे लोग हैं या नहीं हैं। ड्रोन जो आप देख रहे हैं ये उस एनालिटिक प्लेटफॉर्म का एक फिजिकल एआई एक्सटेंशन है। जिस तरह के यूज केसेस पे काम कर सकता है कि जैसे सीसीटीवी ने अगर देखा कि कोई वर्टिकल बिल्डिंग है जहाँ पे फायर लग गया, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग खाली अलर्ट्स कि जाके वहाँ पे कोई फायर बुझाए, द ड्रोन कैन ऑटोमेटिकली टेक अ फ्लाइट और वहाँ पे जाके एक वाटर बॉम्ब गिरा के उस फायर को डाउस कर सकता है। उस जगह पे जाके वहाँ के इंटरनल फोटोग्राफ्स भी लेके भेज सकता है, ताकि कोई ह्यूमन डिपेंडेंसी ना हो और वहाँ पे किसी को ह्यूमन के जाने की ज़रूरत ना पड़े। उसी तरीके से एग्रीकल्चर में स्प्रिंक कर सकता है पेस्टिसाइड्स, इट कैन गो इनटू सोलर फार्म्स और वहाँ पे थेफ्ट के केसेस को चेक कर सकता है। तो देयर आर डिफरेंट केसेस इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज।
तो एक तरीके से ड्रोन को एआई के साथ जोड़ा गया है कि ताकि कहीं पे भी अगर दिक्कत है तो रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ में ये समस्याओं के सॉल्यूशंस के साथ एक प्रकार से लेके आए हैं। ये अपने आप में तमाम वो कोशिशें हैं जो एआई समिट के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं। कैमरा सहयोगी शुभम के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, टीटी न्यूज, दिल्ली। भारत और फ्रांस के बीच नवाचार में सहयोग को लेकर एक बड़ी घोषणा होने वाली है। ये घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे पर होगी। 17 फरवरी को मुंबई में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के शुरुआत की घोषणा होगी। भारत और फ्रांस अब नवाचार में सहयोग के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके लिए मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के शुरुआत की घोषणा करेंगे। मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। यह भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में एक नया आयाम जोड़ेगा। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच होराइजन 2047 रोड मैप की घोषणा हुई थी और इस साल मनाया जाने वाला भारत फ्रांस नवाचार वर्ष उसी की कड़ी होगी। इसके तहत रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य, परमाणु ऊर्जा, जलवायु, डिजिटल तकनीक और उभरते क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साल भर कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जो युवा वर्ग में विशेष जागरूकता और प्रेरणा पैदा करेगा। इस दृष्टिकोण से 17 फरवरी को मुंबई में इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम का आयोजन किया गया है। इसकी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के अलावा दोनों देशों के उद्योगपति, स्टार्टअप प्रतिनिधि, शोधकर्ता और नीति निर्माता भाग लेंगे। इस फोरम का उद्देश्य तकनीकी साझेदारी के बारे में अनुभवों को साझा करना और संयुक्त परियोजनाओं के रोड मैप के लिए जमीन तैयार करना है। आज नवाचार का युग है और अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है तो ऐसे में नवाचार के इस अवसर को छोड़ा नहीं जा सकता। इस मायने में भारत और फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की है। वैज्ञानिक ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार की महत्ता को देखते हुए भारत और फ्रांस के बीच यह सहयोग भविष्य में एआई में भी अहम योगदान करेगा। नवाचार वर्ष का फोकस स्टार्टअप सहयोग, संयुक्त अनुसंधान, उच्च शिक्षा साझेदारी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित प्रौद्योगिकी और अगली पीढ़ी की डिजिटल तकनीकों पर रहेगा। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग जगत के बीच सहयोग को प्रेरित किया जाएगा ताकि सह विकास और सीमा पार निवेश को बढ़ावा मिल सके। नवाचार में भारत फ्रांस साझेदारी को पारंपरिक रक्षा सहयोग से आगे बढ़ाकर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में ले जाने वाली पहल के रूप में भी देखा जा सकता है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत और फ्रांस के बीच यह सहयोग दुनिया में सकारात्मक विकास का संकेत देगा। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भारत और फ्रांस के बीच गहरे और मजबूत रिश्ते का गवाह बनने जा रही है। ये अटूट साझेदारी न केवल सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे अहम क्षेत्रों में प्रगति की दिशा दिखाएगी, बल्कि व्यापार से लेकर सामरिक सहयोग दोनों देशों के बीच एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। मुंबई से देखिए अंकित मिश्रा की खास रिपोर्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात मुंबई के राजभवन में होने के बाद दोनों नेता ताज पैलेस होटल में आयोजित इंडिया फ्रांस इनोवेटिव फोरम में हिस्सा लेंगे। इस खास बैठक में दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने के लिए अहम कदम उठाए जाएंगे। कई कुछ मुद्दों पर बातचीत होगी। एक तरीके से कहें तो बिजनेस फोरम भी यहाँ पर जुड़ता हुआ नजर आएगा। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। फ्रांस इंडिया ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 दोनों मुल्कों में लगातार मनाया जाएगा क्योंकि कई दशकों की मित्रता है।
राउंड टेबल बैठक में भारत और फ्रांस के प्रमुख उद्योगपति और कारोबारी प्रतिनिधि शामिल होंगे, जहां व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारी के अहम समझौतों पर ऐतिहासिक करार होने की संभावना है, जो दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देंगे। मुंबई की धरती पर वो संदेश भी दिया जाएगा, सांस्कृतिक झलक भी दिखाई जाएगी और इन सब के बीच केंद्र में साफ तौर पर बिजनेस भी होगा और केंद्र में साफ तौर पर होगी सुरक्षा से जुड़ी हुई ट्रांसफॉर्मेटिव भारत की पॉलिसी, जो कि एआई तकनीक के जरिए हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के सामने लेकर जा रही है। राउंड टेबल बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारतीय संस्कृति की झलक पेश करने वाले विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के जरिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता को प्रस्तुत किया जाएगा। खास मुलाकात है, इसको लेकर क्या जरा जानते हैं सर। अभी जब हमारे प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति आने वाले हैं, ये बहुत ही बड़ा चीज होगा, इसमें काफी पॉजिटिव्स देखे जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है जो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ हमारा मोदी साहब आ रहा है, तो हम लोग को बहुत खुशी की बात है। बहुत विकास, उनके थ्रू बहुत विकास हुआ है और वो आ रहे, इनसे इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं है और वेलकम है, आए, ऑल द बेस्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति का यह दौरा न केवल भारत फ्रांस रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि दोनों देशों के आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को नई दिशा भी देगा। डीडी न्यूज के लिए मुंबई से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद के साथ अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने सामाजिक सद्भाव, भाईचारा बढ़ाने और शिक्षा में सुधार के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से उपराष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता का अगला दौर जल्द शुरू होने जा रहा है। भारतीय अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय दल अगले सोमवार को वॉशिंगटन के लिए रवाना होगा। और पंडित रघुनाथ मुर्मू की ओल्ड चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। राष्ट्रपति ने कहा कि 1925 में विकसित ओल्ड चिकी लिपि ने संथाली भाषा को नई पहचान दी है। उन्होंने बताया कि डिजिटल माध्यम से इसका विस्तार देश विदेश में हो रहा है और राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट भी अब ओल्ड चिकी में उपलब्ध है। यूपीएससी में ओल्ड चिकी में परीक्षा की अनुमति और कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होना महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति ने संथाली साहित्य के अनुवाद और वैश्विक प्रसार पर जोर दिया। हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी ओल्ड चिकी को पहचाना जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी ओल्ड चिकी का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पहले अंग्रेजी एवं हिंदी में भी उपलब्ध थी। आप सबको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि अब संविधान के 8वीं अनुसूची की सभी 22 भारतीय भाषाओं में ये सुविधा प्रदान की गई है। संताली भाषा में राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट ओल्ड चिकी लिपि में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूपीएससी में भी कॉम्पिटिटिव देने के लिए भी इजाजत दिए है। संताली भाषा का विकास, प्रचार प्रसार एवं साहित्य की रचनाएं अनेक लेखकों और प्रसिद्ध व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से निरंतर जारी है। तो राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट अब ओल्ड चिकी में उपलब्ध होगी। जैसा कि हमने आपको बताया, यूपीएससी में भी ओल्ड चिकी में परीक्षा देने की अनुमति जो है वो दे दी गई है और संथाली साहित्य का अनुवाद और वैश्विक प्रसार इसके लिए ज़रूरी है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी
कार्यक्रम में भाग लिया। मोदी सरकार ने विरासत और विकास दोनों को एक साथ आगे बढ़ाया है, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने कहा कि ओल्ड चिकी लिपि दिखाती है कि सामाजिक बदलाव समाज से ही शुरू होता है। ओल्ड चिकी लिपि ने संथाली भाषा को उसकी ध्वन्यात्मक पूर्णता, उसकी जो फोनेटिक कंप्लीटनेस थी, हॉलिस्टिकनेस थी, उसको अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। इससे न केवल शिक्षा को बल मिला, साक्षरता बढ़ी, अब तो सांस्कृतिक संरक्षण को भी नई दिशा मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ये स्पष्ट दृष्टि अपनाई कि विरासत केवल अतीत की स्मृति मात्र नहीं है, अपितु भविष्य की ऊर्जा है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया, हम विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि अब एआई तकनीक में संथाली भाषा का अनुवाद संभव है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया और बताया कि संथाली लिपि जनजाति की पहली आधिकारिक लिपि है। हम आदिवाणी, उसमें सबसे पहला आपका ये चीज की है, जिसका आपका हम लोग को एआई बेस्ड आप ट्रांसलेशन अवेलेबल है। आप संथाली में बोलेंगे तो बाकी सब भाषा में जहाँ सुनना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, उसको आप देख सकते हैं। इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे जितना ट्राइब है सबका एक एक डायलेक्ट है, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत सारे कम कम्युनिटी का है या उस डायलेक्ट का है। इसमें से एक प्रमुख जो है ये ओल्ड-चिकी है या संथाली भाषा है। संथाली भाषा का ये जो स्क्रिप्ट है ये सबसे मेरा ख्याल से ट्राइबल में ये पहला है। और पंडित जी इसको 1925 में इसको शुरू किया या इसको दिया समाज को, और ये आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हुए हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता का अगला दौर जल्द ही शुरू होने जा रहा है। भारतीय अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय दल अगले सोमवार को वॉशिंगटन के लिए रवाना होगा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव और मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन करेंगे। टीम में विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस दौर की बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को नई गति दे सकती है। पश्चिम बंगाल में निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है, जहां आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनावी पारदर्शिता पर सवाल खड़े करने की कोशिश टीएमसी कर रही है। चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी करते हुए 7 अधिकारियों को निलंबित किया है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई है। ममता बनर्जी और राज्य प्रशासन की भूमिका को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं आयोग ने नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी इस पूरे घटनाक्रम पर यह खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य में गंभीर लापरवाही और कदाचार की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन लिया है। आयोग ने 5 जिलों के 7 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर ने आरोपी एईआरओ को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाहर कोई भी अन्य दस्तावेज अपलोड करने से बचने की सलाह दी थी। इसके बावजूद इन 7 एईआरओ का कहना था कि उनका फैसला ही अंतिम है। इसके तुरंत बाद उन्होंने न केवल एसआईआर प्रक्रिया बल्कि उनके सरकारी पदों से भी निलंबित कर दिया गया। ईसीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही काम करना पड़ेगा। उन्होंने ऑर्डर में खुद ही लिखा हुआ है कि 2000 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था। डीओपीटी जो नोडल मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उसने ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट डीओपीटी एक चुक्ति करी थी ईसीआई के साथ कि 13 सीसी में जो कोई स्टाफ आपके अंडर डेपुटेशन रहेगा उस पर आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। उसी को एक्सरसाइज करके ईसीआई ने ये ऑर्डर किया है।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी आवास योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना और बांग्लार बाड़ी के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने से जुड़े स्वीकृति पत्र SIR में मान्य दस्तावेज नहीं माने जाएंगे। ये स्पष्टीकरण पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में दिया गया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के 9 फरवरी 2026 के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके SIR नोटिस में उल्लेखित दस्तावेजों पर ही विचार किया जाएगा। हमारा जो 13 डॉक्यूमेंट्स है उसके अंतर्गत ये नहीं आ रहा। कोई लैंड अलॉटमेंट किया हो, कि कोई पट्टा किया हो SC ST को, कोई रिफ्यूजी को पट्टा किया हो, किसी को लैंड अलॉटमेंट किया हो, वो तो हम मानते हैं। लेकिन बेनिफिशियरी स्कीम जो है इसमें तो किसी को भी दे सकते हैं बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये उनका मानना है। जिसने खाली ये डॉक्यूमेंट दिया है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ अगर और डॉक्यूमेंट दिए हैं आपने, SC ST सर्टिफिकेट दिया है, OBC सर्टिफिकेट दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट दिया है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपने दिए हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में निर्वाचन प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों ने आधिकारिक ऐप के बजाय अन्य माध्यमों से बिना उचित कारण गैर मतदाताओं के नामों का सत्यापन किया। मैंने पहले ही बोला था कि सारे लोगों को, ये ERO सबको, कि आप लोग निरपेक्ष होकर काम करिए, क्योंकि अगर तृणमूल की तरफ काम करेंगे आप तो इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ एक्शन लेगा और नौकरी आपको कोई नहीं बचा सकता। पश्चिम बंगाल में करीब 65 लाख लोगों के नाम अंतिम मतदाता सूची से कटने की उम्मीद है। आयोग 28 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी करेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को असम विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए गुवाहाटी पहुंचा। ये 3 दिवसीय दौरा आगामी चुनावों को सफल और पारदर्शी बनाने के लिए किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी मौजूद हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने आयोग के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। आयोग के सदस्य मंगलवार को राजनीतिक दलों के नेताओं, चुनाव अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से मुलाकात करेंगे। ज्ञानेश कुमार और दोनों निर्वाचन आयुक्त 18 फरवरी को अपने दौरे के अंतिम दिन मीडिया को संबोधित करेंगे। दुबई में चल रहे तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 में नीति निर्माता, शोधकर्ता और चिकित्सक एक मंच पर जुटे हैं। उद्देश्य है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक प्रणालियों को वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे में मजबूत स्थान दिलाना। एविडेंस आधारित मन और शरीर स्वास्थ्य हस्तक्षेपों पर एक ड्राफ्ट व्हाइट पेपर भी यहां लाया जा रहा है। ये ड्राफ्ट व्हाइट पेपर वैश्विक स्वास्थ्य नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा, साथ ही तनाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और जीवन शैली जनित रोगों से निपटने में आयुष आधारित दृष्टिकोणों को बढ़ावा देगा। थर्ड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन हमारे यहाँ दुबई में हो रहा है। उसमें 1000 से ज़्यादा डेलीगेट्स भी आ रहे हैं, आए हुए हैं और 100 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स भी हैं और रिकॉर्ड ब्रेक विजिटर्स भी उसमें शामिल हो रहे हैं और कल तक हो जाएंगे। 25 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए हैं और इसमें हम एक वाइट पेपर अडॉप्ट कर रहे हैं कि जिसके जरिए एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के जरिए उसको हम बना रहे हैं, जिसमें आयुष एक्सपर्ट्स ने साथ बैठकर विचार विमर्श करके उसे बनाया गया है। यह एक्सपर्ट ने अपने अपने कंसेप्ट्स उसमें शेयर भी किए हुए हैं। यह वाइट पेपर रिसर्च, क्लिनिशियंस और पॉलिसी मेकर्स के लिए क्लैरिटी देने वाला रहेगा। इस वाइट पेपर को एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में बॉडी हेल्थ के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।